शहरी एवं ग्रामीण जीवन। आनंद जो है पटना जिला के एक गांव अकबरपुर में रहने वाला है, जिसके पिताजी बिहटा के चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उनके दादाजी धान काटने के लिए हसुआ को धार दिलवाने लोहार की भट्टी में गए। साथ ही आनंद भी गया था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहे के औजार के बिना कोई खेती नहीं हो सकती है? तो दादाजी क्या बोलते हैं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने के लिए लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल वर्ग में बताने वाला हूँ। तो वो तो खुश हो गया। देखिए ये सब औजार हैं, है कि नहीं? तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पे था। तो लोहे के प्रयोग ने कृषि और उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी और उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उनकी एकता जो है छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आए। मगध में शुंग वंश और कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश और कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत के कई भाग में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का शासन रहा। उसके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम ये जानते हैं कि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। फिर भी यह काल कृषि और उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास और उद्योग तथा व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुल गए। इस रास्ते में आप मौर्योत्तर कालीन कृषि और व्यापार का अध्ययन करेंगे। तत्कालीन भारत के व्यापारिक मार्ग, आप देख सकते हो ये सब तत्कालीन भारत के व्यापारिक मार्ग थे। खेती का विकास। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा है। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ जो है हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि उसे बाजार में ले जाकर बेचा जा सके तो और अपनी अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम जो है तेजी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह जो है लकड़ी और पत्थर, कांसे के औजार का प्रयोग होता था, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। खेती के विकास में लोहे के औजार के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः उसको रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि होती थी। ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था, हमारे यहाँ खेती शुरू से ही मानसून पर निर्भर रही है। अगर वर्षा होती है तो खेती अच्छी होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थितियां होती थी। अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र का प्रयोग मतलब रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुआं, तालाब और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन इसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया।
जिससे उत्पादन में और वृद्धि हुई। जैसे सुदर्शन झील के बारे में हमें जानने को मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये गुजरात में स्थित है और इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। लेकिन 400 साल बाद आए भूकंप, भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सुदर्शन झील के बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने दोबारा इसे बनवाया था और इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूती से बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देते हैं कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया था। सारा खर्च सरकारी खजाने से दिया गया था। पुनः यह 300 वर्ष बाद टूटा, जिसको बनवाने का कार्य बाद में गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने किया था। तो आप अपने शिक्षक की मदद से यह चर्चा करें कि आपके इलाके में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं। क्या वे किसान की खेती की सिंचाई करने में पूर्ण रूप से सक्षम है? क्या सिंचाई के उन साधनों से किसान संतुष्ट हैं? तो आज आप घर जाकर इन सब विषयों पर चर्चा कीजिएगा अपने शिक्षक से, अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से, सबसे। खेती के विकास के फायदे। सिंचाई और औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन तो बढ़ा और लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंधन किए जाने से उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति होने लगी और उसे महल बनाने, सेना रखने और किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध करवाए। अधिक उत्पादन से उद्योगों का भी प्रोत्साहन हुआ। व्यापार विकास इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्ग का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि, मतलब ताम्रलिपि कहाँ थी? बंगाल को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिमी और मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग कहा जाता था क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार जो है प्राय इसी मार्ग से होता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहा जाता था। कौन सा मार्ग? जो मध्य एशिया से भारत होते हुए चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, उसको रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। रोम जो है भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी का दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। संगमकालीन व्यापार। दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक। ठीक है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य का प्रमाण मिलता है। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस और मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक और विदेशी व्यापार जो है संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था।
ठीक है। कई बंदरगाह वाले शहर जो है व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। पुहार कहाँ है? सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिणी भारत से होने वाले रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासक कौन कौन? 3 राजवंश कौन थे? चोल, पांड्य और चेर। समकालीन व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाया इन तीनों ने मिलकर, चोल, पांड्य और चेर ने मिलकर। संगम काल। संगम काल से हम ये समझते हैं कि संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे और इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना होता था जिसमें तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य तथा शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इसके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य कौन कौन? चोल, पांड्य और चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। पुहार के व्यापारिक गतिविधियों। पुहार जो है संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे भी तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदीवाड़े मतलब डॉकयार्ड पे उतारी जाती थी। विदेशों से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफ़ी धनी हो गए थे और इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे भव्य भव्य भवन थे। और ये भवन कई मंजिल वाले होते थे। इसमें अलग अलग कक्ष होते थे और प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। और इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारी का परिवार रहता था और निचले मंजिल का उपयोग जो है व्यापारियों द्वारा किया जाता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज लहराते थे और इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाज़ों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करना होता था। जैसे क्या आपके गांव या शहर में भी व्यापारी भी इतने ही समृद्ध होते हैं जितने पुहार के व्यापारी थे? इनकी समृद्धि के क्या कारण थे यह बताओ। संगमकालीन भारत के तटीय शहर कौन कौन से शहर थे? तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरेकमेडू यवन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक और सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च और अन्य मसाले तथा समुद्र के एवं पर्वत के से प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र, सिक्के और ग्रेनाइट के चिन्ह वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोना और चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। विनिमय के साधन जो थे उस टाइम सिक्के थे। व्यापार और वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय अर्थात लेन देन का जो साधन था वो आगे चलकर सिक्कों का प्रचलन चला। तो साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन उस टाइम बढ़ गया था। आप पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को जानते हैं, ठीक है। और पहले व्यापार में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से प्रचलित थे, क्योंकि पहले सिक्के का उपयोग नहीं होता था। लेकिन अब जो है सिक्के का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले जो होता था गाय के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता था। पहले असमान भार वाले तथा अमाणकीकृत मतलब आहत सिक्के जो हैं उन सिक्कों का उपयोग किया जाता था। परंतु मौर्य के बाद भारत में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का विकास बढ़ा, ठीक है। और हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया।
आहत सिक्का। आहत सिक्का जानते क्या होता है? आहत सिक्का जो होता है, चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का होता था, जो कि मतलब पूरा एक शेप में नहीं होता था। ठीक है, उस पर राज्य का कुछ भी वो जो होता था चिन्ह, हाँ, चिन्ह अंकित होता था, राजकीय चिन्ह अंकित होता था। तो कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे, उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था और इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले हैं और इस सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार वाणिज्य तथा आर्थिक समृद्धि की भी जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासक, देवता आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास का भी जानकारी हमें प्राप्त होता है। कुषाण शासक के सिक्के पे बौद्ध धर्म का चिन्ह अंकित मिलता है। देखिए, कुषाण के सिक्के यहाँ दिए हुए हैं, सातवाहन के सिक्के, शक वंश के सिक्के हैं, हिंद यूनान के सिक्के, ये सब। और ये देखिए, ये है आहत सिक्के। अतः ये सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता और धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। शहर की समृद्धि और शहर की समृद्धि एवं शहर जो है विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमें किस तरह लोग जो है व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे और शहर कई गतिविधियों में केंद्र बनता हुआ दिख रहा था। ये शिल्प कला, व्यापार वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी इत्यादि। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकमेडु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र अर्थात जो अभी वर्तमान पटना है उसको उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए 2 तरह के साधन उपलब्ध थे, जलमार्ग और स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाला स्थल मार्ग जो है पाटलिपुत्रा से होकर ही जाता था और दूसरी ओर जल मार्ग जो था वो जल मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति मतलब अर्थात जो वर्तमान बंगाल है वो बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर के चारों तरफ से किलाबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए कई संघाराम बने हुए थे। वर्तमान पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी तरह बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का जगह था। पाटलिपुत्र राजकीय और लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान और पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने के लिए शहर आया करते थे और पाटलिपुत्र जो हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधि का केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे और इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का भी विकास हो रहा था और इन अधिकारियों द्वारा मठों और मंदिर का दान दिया जाता था। मंदिर में दान दिया जाता और प्रायः शहर के राजा, रानी, बड़े बड़े अधिकारी जो होते थे, धनी व्यापारी होते थे, शिल्पकार, ये सब दान देते थे। ठीक है, और स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बनाने वाला, रथ बनाने वाला रथकार, सोना बनाने वाला सोनार, लोहा के लिए लोहार, बुनकर रहते थे, बढ़ई, ये सब निवास करते थे। ठीक है, हमें उस समय के गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है क्योंकि उस समय के गांव की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा शायद ही हुई है। फिर भी अभिलेख और तत्कालीन साहित्य से हमें गांव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे।
उन पर कहीं परिस्थिति और जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ों और वन्य प्रदेश के गांव जो है दूर दूर बसे हुए थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव जो है घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव का प्रशासनिक संरचना जो है और स्थानीय संरचना दोनों ही थोड़ा थोड़ा भिन्न था। तो आइए देखते हैं गांव का सामाजिक जीवन और प्रशासनिक स्तर कैसा था। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसको ग्राम भोजक कहते थे। कहा जाता है कि यह एक वंशानुगत पद होता था। ठीक है, इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। वह खेती करने के लिए दास या गुलाम, जिसको बंधुआ मजदूर पहले कहते थे ना, गुलाम को, वो रखते थे। ठीक है, और ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। और छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उनको गृहपति कहते थे। ठीक है, गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वे दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार, शिल्पकार आदि शामिल होते थे। ठीक है, दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेलाल कहा जाता था। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को क्या वेलाल कहा जाता था, और छोटे किसान को उनवाड़ कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर वर्ग और दासों को कडेसियार और आदिमाई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मौर्योत्तरकालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात था और मगध वृक्ष के रेशों कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग जो है हीरा के लिए विख्यात था। और मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए विख्यात था। ठीक है, मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए, और बंगाल जो है मलमल के रेशों से बने वस्त्र के लिए विख्यात था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी और दक्षिण में मदुरई प्रमुख केंद्र थे। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम जो है महिलाएं ही किया करती थी। इस काल में व्यापारी और शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे हैं। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, और श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण करने का कार्य किया जाता था। श्रेणियां जो है बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और अधिकांश लाभांश का जो है कुछ हिस्सा पैसा जो है जमा करने वाले व्यक्ति को भी दिया जाता था, और इसका कुछ हिस्सा जो है धार्मिक संस्थाओं के विकास में भी दिया जाता था। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तरकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इस क्रम में भारतीय धर्म और संस्कृति का भी विदेशी धर्म और संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों की कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुई। जातक कथा एक निर्धन की चतुराई। जातक कथाएं आम लोगों से प्रचलित है। जिसका संकलन जो है बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, और इस कथा में ये बताया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। चलिए स्टोरी सुनते हैं। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा और उस चूहे को उठाकर उसने दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है, दूसरे दिन बड़ी जोर की आंधी आई। वहाँ के राजा का बगीचा जो है टहनी और पत्ता से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी उस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम जो है माली से इस शर्त पे ले लिया कि बदले में माली जो है सारा टहनी और पत्ता उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। क्यों? उस समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे।
व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनी और पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा जो है बिल्कुल साफ हो गया और टहनी एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गए। तभी राजा का कुम्हार जो है बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उस टहनी और पत्तों को उसके हाथ बेच दिया। ठीक है, देख रहे हैं चतुराई, जिससे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक और चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लाकर घास काटने वाले 500 व्यक्ति को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वाले ने उससे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़ों के साथ एक व्यापारी शहर में आ रहा है। ठीक है, तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक कि मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। ठीक है, अच्छा, मतलब उसने ये कहा कि जितने भी लोग थे वो सब एक एक गट्ठर घास हमको दे देना और तुम अपने घास तब तक ना बेचना जब तक मेरे ना बिक जाए। ठीक है, इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास के हो गए। और जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वो निर्धन व्यक्ति देखो धनी बन गया है कि नहीं। तो बच्चों, आप बताइए कि घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ शहर में क्यों आया होगा, आपको पता है? तो आइए प्रश्न करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? वेलार ना, उनवार, उनवार कहा जाता था। उनवार कहा है। छोटे किसानों को तो उनवार कहा जाता था। ग्राम भोजक जो थे ना, छोटे और स्वतंत्र किसान जो होते थे, गांव का मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। बड़े किसानों को बेल्लाल कहा जाता था। नहीं बनाए। छोटे एवं स्वतंत्र किसान, देखो उनवार लिखा हुआ है, इसमें उनवार है। अच्छा, इसमें उनवार ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो छोटे और स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था बच्चों? उनवार कहा जाता था। ठीक है, और बड़े किसानों को, मतलब बड़े जो किसान होते थे उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बेलार कहा जाता था। ठीक है, और गृहपति जो होता था वो क्या होता था? तो छोटे स्तर के भूमिहीन किसान जो होता था उनको गृहपति कहा जाता था और गांव का मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी क्या होता था? जहाँ मिलके सब काम करते थे ना, हाँ, ये जहाँ पे सभी मिल के काम करते थे उसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो संगमकालीन जो कि भारतीय का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण भारत का संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ऑप्शन ये ग्राम भोजक होगा। नहीं, ये वेल्लाल कहा जाता था। वेल्लार, क्या कहा जाता था? वेल्लार। और सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं था? पुहाल, तोंडी, उरेऊ, कन्याकुमारी। कौन नहीं था? कन्याकुमारी नहीं था। आइए चर्चा करते हैं। इसमें चर्चा क्या करेगी? हाँ, चर्चा क्या ही करना है, आप वो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक पेज और है।